सुना था किसी भी दुश्मन की मौत के बाद कहानी खत्म हो जाती है, पर जब मौत ही एक सबसे बड़ा झूठ बन जाए तब शुरू होता है तबाही का एक ऐसा खेल जिसे समझने से आसान यूपीएससी का पेपर क्लियर करना है। एक ऐसी लाश जिसे देखने की इजाजत किसी को भी नहीं थी, एक ऐसा राज जिसे जिंदा दफन करना जरूरी था, और एक ऐसा आदमी जो अपना सब कुछ खोने के बाद भी अभी तक चैन की सांस नहीं ले पा रहा था। ये कहानी है जोनाथन पाइन की, MI6 का एक ऐसा एजेंट जिसने ना जाने कितनी बार अपनी जान पर खेलकर देश को बचाया है। और अभी वो MI6 की एक ऑफिसर एंजेला के साथ एक मिलिट्री बेस पर आया था ताकि वहां पर आकर वो एक ऐसे दुश्मन की लाश को पहचान सके जिसे 4 साल पहले जोनाथन की बहादुरी की वजह से बड़ी मुश्किल से पकड़ा जा सका था। ये लाश थी रिचर्ड रूपर की, जिसे 4 साल तक जेल में सड़वाने के बाद उन्हीं पावरफुल लोगों ने जान से मरवा दिया था जिनके साथ कभी रिचर्ड काम करा करता था। और अभी उसकी लाश को पहचानने के बाद उसे सीधा राख में बदल दिया जाएगा ताकि रिचर्ड हमेशा के लिए सरकारी कागजों में एक लापता भूत बनकर रह जाए। अभी एंजेला अकेले एक कमरे में जाकर लाश को देखकर कंफर्म करती है कि वो रिचर्ड ही है, जिसके बाद वो बाहर आकर जोनाथन से वादा करती है कि अब वो आखिरकार चैन की नींद सो सकेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला था? खैर, इस इंसिडेंट के 2 साल बाद लंदन की चमकती हुई सड़कों के बीच जोनाथन पाइन अब एलेक्स नाम की एक दूसरी आईडी के साथ रह रहा था, जिसके काफी सारे आलीशान होटल थे, लेकिन उसने अपने स्पाई वाले काम को अभी भी नहीं छोड़ा था। वो MI6 के लिए नाइट आउल्स नाम की एक टॉप सीक्रेट सर्विलेंस यूनिट को चलाता था, जो टीम उसके होटल में आने वाले बड़े बड़े लोगों पर नजर रखकर उनकी इलीगल एक्टिविटीज के बारे में पहले ही पता कर लिया करती थी, ताकि आने वाले बड़े खतरों को तबाही मचाने से पहले ही टाला जा सके। इवन जोनाथन को ये सब करने में इतना ज्यादा मजा आता था कि उसने अपने प्रमोशन को भी कई बार रिजेक्ट कर दिया होता है। पर अपनी इस खुफिया आइडेंटिटी के बीच कहीं ना कहीं जोनाथन अंदर से पूरी तरह से खाली था, क्योंकि आज तक उसकी जिंदगी में उसके करीब जो भी आया था उन सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। इसी वजह से जोनाथन को अब रिश्ते बनाने में बहुत ज्यादा डर लगता था। और अगले दिन जब जोनाथन की पड़ोसन टेरेसा उससे बात करने के लिए उसके घर के बाहर आती है, तो जोनाथन उससे नॉर्मली बात करते हुए उसे बड़े प्यार से इग्नोर करके अंदर चला जाता है। अब वैसे ये इस कहानी का सेकंड पार्ट है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, और उसका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, अब इसी बीच रिवर हाउस के कंट्रोल रूम में बैठे नाइट आउल्स की टीम को कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो पूरे लंदन शहर को हिलाकर रख देने वाला था। वो लोग एक ऐसे क्रिमिनल कैटारॉक के ऊपर नजर रख रहे थे जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मास्टर था, और उसी के ऊपर नजर रखते रखते जोनाथन की नजर एक ऐसे चेहरे के ऊपर रुकती है जिसे देखकर तो उसका खून पूरी तरह से जम चुका था। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जेकब था, जो कि पहले के टाइम पर रिचर्ड की सारी डील को फिक्स करवाया करता था। और उसको लंदन में देखने के बाद तो जोनाथन को लगने लग गया था कि कहीं ना कहीं रिचर्ड अभी भी जिंदा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस आदमी की लाश को जोनाथन और एंजेला ने अपनी आंखों से देखा था, उसका एक बहुत ही खास बंदा लंदन में घूम रहा है। इसी वजह से घबराया हुआ जोनाथन तुरंत ही सीरी के लिए निकल जाता है ताकि वो अपने साथी और एंजेला के बॉस रेक्स से मिल सके। और वहां पर पहुंचने पर जब वो रेक्स के घर में जाता है तो उस समय पर रेक्स रॉक्साना नाम की एक औरत के साथ बहस कर रहा था, जो गुस्से में वहां पर से निकल जाती है। अभी जब रेक्स जोनाथन से मिलता है तो वो जोनाथन के ऊपर भी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि उसे इस तरह से रेक्स के पास नहीं आना चाहिए था। मगर जोनाथन को डर था कि रिचर्ड अभी जिंदा है और जेकब को उसने लंदन में जोनाथन को ही ढूंढने के लिए भेजा है। इसी वजह से जोनाथन एंजेला से बात करना चाहता था, मगर रेक्स उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अब तक एंजेला रिटायर होने के बाद अपनी बेटी के साथ सुकून से जीवन बिता रही थी और रेक्स उसे इन सब चीजों में वापस से नहीं घसीटना चाहता। इसी वजह से वो रिचर्ड के जिंदा होने के बारे में कंफर्म करने के लिए जोनाथन से कुछ समय का वक्त मांगता है, जो सुनने के बाद जोनाथन वहां पर से चला गया था, पर उसके दिमाग में अभी भी पुरानी यादें और मौत का वो खौफ साफ घूम रहा था। इसी वजह से लंदन में वापस आने के बाद जोनाथन जेकब के ऊपर बिना किसी को बताए नजर रखना शुरू कर देता है, और उसी दौरान जेकब की तरफ से एक टॉप सीक्रेट मीटिंग की ऑडियो लीक हो जाती है, जिस अकॉर्डिंग में जेकब किसी शिपमेंट को कोलंबिया के कार्टेगाना भेजने की प्लानिंग कर रहा था, जिसके लिए उन्हें सरकारी डिप्लोमेटिक ब्रीफकेस और फेक डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत थी। और सबसे ज्यादा होश उड़ा देने वाली बात ये थी कि जेकब का बॉस कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड रूपर का ही सबसे सच्चा चेला था। इसका मतलब कि जेकब लंदन में रिचर्ड के कहने पर नहीं बल्कि एक ऐसे अनजान आदमी के कहने पर आया है जो कि रिचर्ड के नक्शे कदम पर चल रहा था, और अब जोनाथन को किसी भी हालत में उस आदमी के बारे में पता लगाना था। लेकिन जोनाथन इस नए खतरे से निपटने के लिए कोई कदम उठा पाता उससे पहले ये एक ऐसा धमाका होता है जिसने जोनाथन को एक बार फिर से पूरी तरह से तोड़ दिया था। जोनाथन इस बारे में रेक्स को बताने के लिए उसके घर की तरफ जा रहा होता है, पर रास्ते में ही उसको खबर मिलती है कि रेक्स अपने घर में मरा हुआ पाया गया है, जिसको इस तरह से खत्म करा गया था कि उसकी पूरी मौत एक सुसाइड केस लग रही थी। ये बात सुनने के बाद जोनाथन तुरंत ही रेक्स के घर पर पहुंचता है, जहाँ पर पुलिस और MI6 के बड़े ऑफिसर पहले से मौजूद थे। और वहाँ पर रेक्स की पार्टनर सीलिया अकेले में जोनाथन के पास आकर रोने लग जाती है और बताती है कि रेक्स मरने से पहले बेहद डरे हुए थे और आखिरी बार वो बस जोनाथन से बात करना चाहते थे। ये बात जानने के बाद जोनाथन मौका पाकर उस घर की लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर उसे एक हिडन फोन और कुछ कोड मिलते हैं, और ये वो रास्ता जिसे ढूंढते हुए रेक्स की जान चली गई थी। उस फोन को ऑन करने पर उसमें और भी कोड मौजूद थे, जिन्हें डिकोड करने पर जोनाथन को समझ आ जाता है कि ये मौत का सिलसिला रुकने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है।
असल में रेक्स की मौत के साजिश के तौर सीधे सीधे MI6 के हेडक्वार्टर से जुड़े थे और हेडक्वार्टर्स की नई बॉस मारिया इस खेल में खुद ही शामिल थी। इसके अलावा जोनाथन को लंदन में होने वाली डील के इंटरमीडिएटर एडम हॉल के बारे में भी पता चलता है और वो जिस बंदे के साथ कार्टाओ की डील करवाने वाला था उस बंदे का नाम टेडी डॉस सैंटोस था। उसकी शक्ल को देखने के बाद जोनाथन टेडी के बारे में और ज्यादा छानबीन करना शुरू कर देता है और उसे पता चलता है कि टेडी भी लोगों की भलाई के लिए एक चैरिटेबल फाउंडेशन चलाता था और उसकी इमेज भी रिचर्ड की तरह ही लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी मसीहा की थी। अब जब नाइट आउल्स की टीम टेडी के पास्ट की और ज्यादा गहराई में उतरती है तो जोनाथन के सामने ऐसी खौफनाक तस्वीरें आती हैं जिन्हें देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। उन फोटोज से साफ हो रहा था कि टेडी ने पहले कितने सारे मासूम लोगों की जान ली है जिस समय वो आतंकी ग्रुप्स के साथ काम करता था और सबसे बड़ा झटका तो ये था कि टेडी की पुरानी फोटो में जेकब ठीक उसके बगल में खड़ा था। अब इस राज के सारे तार कहीं न कहीं उस औरत रॉक्साना से भी जुड़े थे जिसे जोनाथन ने रेक्स के घर पर देखा था और रॉक्साना असल में कोलंबिया की शिपिंग ब्रोकर थी। ये जानते ही जोनाथन जैसे तैसे करके रॉक्साना को ढूंढ निकालता है और उसे अपने साथ एक सेफ हाउस में ले जाकर प्रोटेक्शन में रख देता है क्योंकि हो सकता था कि रॉक्साना की जान को भी खतरा हो। वहाँ पर जोनाथन रॉक्साना से ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसका रेक्स के साथ क्या लेना देना है और तब जाकर डर से कांपते हुए रॉक्साना बताती है कि वो कोलंबिया की एक ऑयल पाइपलाइन की कंपनी में काम करती है पर जिस शिपमेंट के लिए वो यहाँ पर आई थी उस शिपमेंट में काफी ज्यादा अजीब चीजें थी और इसी वजह से उसे पहले ही दिन से लग रहा था कि कुछ तो बहुत ही बुरा होने वाला है। इसी वजह से उसने रेक्स से कांटेक्ट करा था और रेक्स और वो मिलकर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसा कि सच्चाई के बारे में पता करने के लिए जोनाथन का टेडी के बारे में पता करना बहुत ज्यादा जरूरी था और टेडी की जेकब के साथ मिली हुई पुरानी फोटो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही थी कि टेडी रिचर्ड को भी जानता था। इसी वजह से जोनाथन अब एक ऐसा फैसला लेता है जिसने इस पूरी लड़ाई को बेहद ही पर्सनल बना दिया था। वो 6 साल बाद सीधा रिचर्ड के छोटे बेटे डैनियल से मिलने के लिए पहुंच जाता है जिस दौरान डैनियल उसे देखकर कहीं ना कहीं उसके ऊपर गुस्सा भी था क्योंकि इतने सालों में जोनाथन ने उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा होता और जोनाथन के उनकी जिंदगी में आने के बाद ही डैनियल के पिता गायब हो गए थे। तब डैनियल की कड़वी बातों को सुनकर जोनाथन उस मासूम बच्चे के सामने वो कड़वा सच उगल देता है जो आज तक दुनिया ने उससे छुपाया था और वो ये था कि रिचर्ड अपने अच्छे कामों के आड़ में बहुत सारे बुरे काम करता था और साथ ही अब उसकी मौत हो चुकी है। इस खौफनाक सच को सुनकर डैनियल इस बात को नहीं झेल पाता और रोते रोते अपने हॉस्टल में वापस चला जाता है जिसकी वजह से जोनाथन के लिए वो आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका था जिससे उसे आगे की इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सकती थी। वहीं दूसरी तरफ लंदन में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे क्योंकि जेकब के हाथ में अब तक वो डिप्लोमेटिक ब्रीफकेस लग चुका होता है जिसको पाते ही वो तुरंत ही स्पेन के लिए फ्लाइट पकड़ लेता है। इस बारे में जोनाथन को पता चलने पर वो भी अपनी पूरी टीम को लेकर बिना किसी को बताए जेकब के पीछे स्पेन पहुंच गया था जहां फिलहाल के लिए एक होटल में टेडी जेकब से मिलने के लिए जाता है ताकि वो उन डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सके। लेकिन अभी ब्रीफकेस को खोलते ही टेडी की नजरें उसमें मौजूद एक छोटे से ट्रैकर पर पड़ती है जिसे देखने के बाद वो समझ चुका था कि उन लोगों को ट्रैक किया जा रहा है और पक्का उनको ट्रैक करने वाले इसी होटल में मौजूद होंगे। इन्हीं सब चीजों की वजह से टेडी तुरंत ही अपने साथियों से उन लोगों को ढूंढने के लिए कहता है जिस बारे में भनक लगते ही जोनाथन तुरंत ही अपने सभी साथियों से इस जगह पर से निकलने के लिए कहता है लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और टेडी ने जोनाथन के होटल में मौजूद सभी साथियों को एक एक करके मौत के घाट उतरवा दिया था। अभी जोनाथन अपने एक साथी को बचाने के लिए जब उसके कमरे में जाता है तो वहाँ का नजारा देखकर तो उसकी सांसें थम जाती हैं। वहाँ जेकब को बेड पर लिटाया हुआ था और उसकी बॉडी पर एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ था। उसको देखते ही जोनाथन अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे उस कमरे से बाहर निकलता है पर तभी उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे वो पूरा कमरा और आसपास मौजूद सभी चीजें राख के ढेर में बदल गई थी और इस तबाही के बीच में टेडी तो बड़े आराम से अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ पर से निकल चुका था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि टेडी के लोगों को रॉक्सन के बारे में भी पता चल चुका था। इसी वजह से वो उसे उस सेफ हाउस से पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं जिस सेफ हाउस में उसे जोनाथन ने छोड़ा था। स्पेन के इस नजारे के बाद लंदन के रिवर हाउस हेडक्वार्टर्स में एक नया तूफान खड़ा हो जाता है क्योंकि जोनाथन मर चुका था और जो उसकी अकेली टीममेट सैली जिंदा बची थी मारिया ने उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी थी। वो सैली के सामने भी इस बात को बताती है कि जोनाथन की वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई और वो खुद भी मारा गया। ये बात सुनने के बाद तो सैली भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी लेकिन उसका साफ कहना था कि वो लोग बस जोनाथन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। अब इस बात को सुनते ही मारिया नाइट आउल्स को हमेशा के लिए बंद कर देती है और कागजों पर ये लिख दिया जाता है कि स्पेन में ऐसा कोई ऑपरेशन कभी हुआ ही नहीं था। अब वैसे ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ होता क्योंकि हमेशा की तरह जोनाथन की जान बच गई थी और वो तो एक दूसरे देश में अकेला भटक रहा था। आज जब वो अपने सेफ हाउस में जाता है तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सेफ हाउस के अंदर पहले से ही MI6 का एजेंट बेसिल बैठा हुआ था। तब खतरे को भांपकर जोनाथन तुरंत ही अपनी जेब से एक चाकू निकालता है पर बेसिल उसे बताता है कि उसके अलावा वहाँ पर कोई नहीं है और ये बात कहने के बाद वो एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनने के बाद तो जोनाथन दंग रह जाता है। असल में बेसिल ने खुद ही जोनाथन को सबके सामने मरा हुआ दिखाया था ताकि बाद में कोई
उसे परेशान न करे और बेसिल ही खुद वो इंसान था जो रेक्स की मौत से पहले रेक्स के साथ मिलकर टेडी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था। अभी इस बात को सुनने के बाद जोनाथन उससे नॉर्मली बात करने लगता है और बेसिल उसे कहता है कि बेसिल चाहता है कि जोनाथन इस मिशन को अभी भी कंटिन्यू रखे, क्योंकि रेक्स की मौत से पहले बेसिल और रेक्स को एक बहुत ही अजीब बात पता चली थी और शायद रेक्स के मरने का कारण भी वही था। असल में टेडी रिचर्ड के नक्शे कदमों पर चलकर अपने बिजनेस को नहीं बल्कि रिचर्ड के उसके बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था, जिसमें ब्रिटिश इंटेलिजेंस के बड़े बड़े ऑफिसर भी पीछे से उसकी मदद कर रहे थे। ये सुनकर तो जोनाथन के दिमाग में खतरे की घंटी और ज्यादा तेजी से बजने लगती है, जिसके बाद वो चुपके से सैली को मिलने के लिए बुलाता है और जब सैली जोनाथन को जिंदा देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। इस दौरान उसका गुस्सा भी 8वें आसमान पर था और उनके बाकी सारे साथियों के मरने की वजह से उसकी आंखों में आंसू भी थे। पर अब जैसा कि जोनाथन ने उसे बदला लेने की नई उम्मीद दे दी थी, इसीलिए वो तुरंत ही जोनाथन की मदद करने के लिए मान जाती है और जल्दी ही उनको एलिजेंड्रो नाम के एक बहुत ही बड़े वकील के बारे में पता चलता है जो टेडी की मसीहा वाली इमेज को खत्म करके उसे पकड़वाना चाहता था। ये बात पता चलते ही जोनाथन के दिमाग में बहुत ही खतरनाक प्लान आता है और वो तुरंत ही एलिजेंड्रो के पास एक टिप पहुंचवाता है, जिसका इस्तेमाल करके एलिजेंड्रो ने टेडी के शिपमेंट को पकड़वा दिया था और उसी वजह से टेडी के सारे बैंक अकाउंट कुछ समय के लिए फ्रीज कर दिए गए थे। अब जैसा कि टेडी को अपने उन शिपमेंट को छुड़वाने के लिए किसी से पैसे लेने की जरूरत थी, तो जोनाथन का प्लान ये था कि वो एक नई आइडेंटिटी के साथ टेडी से मिलेगा और अपने पास मौजूद $300 मिलियन में से कुछ पैसे उसे उसके काम के लिए देने का नाटक करके उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा। अब वैसे जिन लोगों ने इस सीरीज का पिछला सीजन देखा है उन्हें पता होगा कि जोनाथन के पास $300 मिलियन कहां पर से आए, और जिसको इस बारे में पता है वो कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। खैर अभी इस काम को करने के लिए बेसिल जल्दी ही जोनाथन के लिए मैथ्यूज नाम की एक नई आईडी बनवा देता है, लेकिन हम तो जोनाथन को जोनाथन ही कहेंगे क्योंकि हम तो उसका असली राज जानते ही हैं। खैर अभी एक नई आइडेंटिटी, एक नया झूठ और एक बेहद खतरनाक मिशन के साथ जोनाथन कोलंबिया पहुंच जाता है, जहां एक सस्ते मोटल में चेक इन करने के बाद वो सीधा मेडेलिन के एक पॉश गन क्लब में पहुंच गया था, जहाँ पहुंचकर वो जानबूझकर जुआन कैरेस्कल यानी कि टेडी के सबसे खास वकील के सामने पहुंच जाता है और दोनों बातें करते करते टेनिस का मैच खेलने लग जाते हैं। उस दौरान टेडी भी दूर खड़ा जोनाथन को ध्यान से देख रहा था, जिसके बाद वो चलकर जोनाथन के पास आता है और जोनाथन बिना हिचकिचाए अपने आप को एक बदनाम और तबाह हो चुका फाइनेंसर बताता है, जिसके साथ साथ वो टेडी के सामने अपने आप को ऐसा दिखा रहा था जैसे कि उसे उसके चाइनीज पार्टनर के साथ हुए झगड़े के बाद अब पैसे कमाने की नए मौके की तलाश है। इस दौरान टेडी भी उसकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, जिसके कुछ मिनट बाद ही वो क्लब में एक जनरल से मिलता है, जिससे टेडी उसके शिपमेंट को छुड़वाने के लिए मदद मांग रहा था, लेकिन इस सब में मोटा खर्चा आने वाला था। अब इसके थोड़ी देर बाद ही टेडी जोनाथन के पास बरेरो चैरिटी का वीआईपी इनविटेशन पहुंचाता है, जो असल में टेडी की ही दी गई एक बहुत ही शानदार पार्टी थी और जोनाथन भी वहां पर चला गया था। उस जगह पर टेडी अपने अरोरा फाउंडेशन का प्रचार करते हुए खुद को कोलंबिया का मसीहा दिखाता है और तभी अचानक वहां पर जोनाथन के सामने रॉक्साना भी पहुंच जाती है, जिस दौरान वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए थे। इसके बावजूद वो दोनों इस तरह से दिखावा करते हैं जैसे वो दोनों एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हों, मगर बाद में जैसे ही उन्हें मौका मिलता है तब अकेले में रॉक्साना रोते हुए कबूल करती है कि जब रिवर हाउस और कोलंबिया के बीच में सरकारी फाइल घूम रही थी तब फाइल्स में कुछ गड़बड़ देखकर रेक्स ने उससे खुद कांटेक्ट करा था, मगर रॉक्साना को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके रेक्स से मिलने से रेक्स को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसके साथ साथ रॉक्साना इस बात को भी कबूल करती है कि वो बस किसी भी हालत में टेडी से पीछा छुड़वाना चाहती है। ये सब सुनने के बाद जोनाथन उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन बदले में उसे टेडी को इस बात पर भरोसा दिलवाना पड़ेगा कि मैथ्यू यानी खुद जोनाथन टेडी को उसके आगे के काम के लिए पैसे दे सकता है। तब रॉक्साना भी ऐसा करने के लिए मान जाती है और जोनाथन उससे वादा करता है कि बाद में वो उसे जैसे तैसे मियामी पहुंचा देगा, जहाँ जाना रॉक्साना का सपना था। अब वैसे टेडी इस दौरान पार्टी में एलिजेंड्रो से बात कर रहा होता है, जिससे वो शिपमेंट को छोड़ने के बदले में पैसे देने के लिए भी तैयार था, लेकिन एलिजेंड्रो ने किसी भी हालत में उस शिपमेंट को छोड़ने से साफ मना कर दिया था। इसके बाद जब टेडी जोनाथन और रॉक्साना के पास वापस आता है तभी अचानक जोनाथन की नजर टेडी के वॉलेट में मौजूद एक औरत की फोटो के ऊपर पड़ती है, जिसे देखने के बाद जोनाथन समझ गया था कि शायद उस औरत के बारे में पता करने से उसे टेडी के बारे में और भी सुराग मिलेंगे। इसी वजह से जोनाथन जैसे तैसे बाद में रॉक्साना से उस फोटो को मंगा लेता है और तुरंत ही मार्टिन एल्वारेज नाम के एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के पास जाकर उसे हायर करता है ताकि वो उस औरत के बारे में पता लगा सके। तब मार्टिन की ये तलाश उन दोनों को जल्दी ही एक कब्रिस्तान में ले जाती है, जहाँ पास में ही एक चर्च मौजूद था और चर्च में उनकी मुलाकात मारिया नाम की एक औरत से होती है जो काफी ज्यादा बूढ़ी थी, और वो फोटो वाली लड़की असल में कोई और नहीं बल्कि मारिया की बेटी क्लारा थी। अभी क्लारा से बात करने पर उन्हें पता चलता है कि टेडी असल में उसका भाई है जो पिछले 20 सालों से लापता था, और असल में टेडी को किसी बहुत ही बड़े स्कैंडल में फंसाकर बचपन में ही एक दूसरे चर्च में भेज दिया गया था, जिस बारे में पता चलने पर जोनाथन तुरंत ही उस चर्च के फादर से जाकर बात करता है और तब उसके सामने एक ऐसा राज आता है जिसे सुनने के बाद तो जोनाथन के होश उड़ चुके थे।
असल में उस चर्च के अंदर टेडी के बचपन में टेडी से मिलने के लिए एक आदमी साल में एक न एक बार जरूर आता था, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद रिचर्ड था, जिससे जोनाथन को ये बात क्लियर हो जाती है कि असल में टेडी रिचर्ड का कोई फॉलोअर नहीं बल्कि उसका खुद का बेटा है, और टेडी खुद भी अपने बचपन से ही अपने पिता के जैसा बनना चाहता था। इसी बीच लंदन में शैली को टेडी के शिपमेंट्स के बारे में एक बहुत ही खतरनाक बात पता चलती है कि असल में उन शिपमेंट के अंदर किसी चैरिटी या फिर किसी कंपनी का सामान नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार के सबसे आधुनिक और तबाही मचाने वाले हथियारों को भेजा जाता था। लेकिन अभी उन्हें सबसे बड़ा झटका लगना तो बाकी था, क्योंकि इस बार उन हथियारों का निशाना कोई दुश्मन देश नहीं बल्कि खैर छोड़ो, कुछ राज अगर वक्त के साथ ही खुले तो ज्यादा अच्छा है। खैर अभी सैली जोनाथन से एक फाइल लाने के लिए कहती है जो कि टेडी के पास थी, और अगर सैली किसी तरह से उस फाइल को एलिजेंड्रो तक पहुंचा देती तो एलिजेंड्रो को टेडी का शिपमेंट खोलने की परमिशन मिल जाती। तब जोनाथन उस फाइल का जुगाड़ करवाने के लिए मान जाता है, और तभी अचानक से जोनाथन के पास रॉक्साना की कॉल आती है जो बताती है कि उसने टेडी को जोनाथन से मिलने के लिए मना लिया है, क्योंकि टेडी को अपना शिपमेंट छुड़वाने के लिए तुरंत ही $20 मिलियन का एक शॉर्ट टर्म लोन चाहिए था, और उसने जोनाथन से लोन लेने के लिए उसके पास्ट के बारे में पता करना भी शुरू कर दिया था। इस बात को सुनकर जोनाथन काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि बेसिल भी अब तक जोनाथन के क्रिमिनल रिकॉर्ड और उसकी बातों से रिलेटेड सारी चीजों को सेट कर चुका था, जिसका मतलब कि टेडी को जोनाथन के बारे में बस वही चीजें पता चलती जो बेसिल और जोनाथन उसे बताना चाहते थे। फिर इसके अगले दिन जोनाथन टेडी के घर पर जाकर उससे मिलता है, जिस दौरान टेडी ने उसके बारे में पता करा था कि जोनाथन पहले एक बैंक में काम करा करता था, जहां हुई किसी दिक्कत की वजह से उसने जॉब छोड़ दी और पहले वो मिलिट्री में भी सर्व कर चुका है। ये सब बताने के बाद टेडी उसके सामने बैठकर बड़े सुकून से रॉयल्टी रिस्क और बड़े रिवॉर्ड्स की बातें करता है, और जोनाथन के सामने एक ऐसी डील रखता है जिसे कोई आम बिजनेसमैन तो मना कर ही नहीं सकता था। असल में जोनाथन को टेडी के हिसाब से बस इतना करना था कि उसे बिना कोई सवाल पूछे सिर्फ 3 महीनों के लिए टेडी को पैसे देने थे, और 3 महीने बाद टेडी उसको डबल पैसे वापस करता। इसके बारे में सोचने के लिए जोनाथन टेडी से थोड़ा सा समय मांगता है, जिस पर टेडी भी मानकर उससे लगातार रात तक नशे करवाता रहता है, जिसके कुछ समय बाद ही टेडी ने जोनाथन की ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उसे कुछ ज्यादा ही नशे में करके पूल में फेंक दिया था। जिस वक्त लग रहा था कि शायद जोनाथन का झूठ पकड़ा गया है, लेकिन असल में टेडी ने जोनाथन को इतना ज्यादा नशे में बस इसी वजह से करा था क्योंकि अभी उसे जोनाथन के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ होता, और ज्यादा नशे में होने पर इंसान वैसे भी सिर्फ सच ही बोलता है। इसी बात का फायदा उठाकर टेडी जोनाथन से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, जिस पर जोनाथन नशे में होने के बावजूद भी ऐसा झूठ बोलता है जिसे सुनने के बाद तो टेडी की आंखें चमक उठती हैं। जोनाथन ने कहा था कि असल में वो बैंक में काम करने के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का काम भी करता था, जो कर करके उसने बहुत सारा ब्लैक मनी कमाया है, और टेडी के जरिए वो बस उस सारे पैसे को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करवाना चाहता है। इससे टेडी को जोनाथन पर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है, और वो जोनाथन को पूल के बाहर लिटाकर अपने एक साथी से बातें करने लग जाता है। इस दौरान जोनाथन भी बेहोश होने का नाटक कर रहा था ताकि वो टेडी और उसके साथी की सारी बातें सुन सके, और अभी टेडी अपने साथी से उस शिपमेंट की फाइल को संभाल कर रखने के लिए कहता है। इसके तुरंत बाद ही टेडी ने जोनाथन को खुश करने के लिए रॉक्साना को उसके साथ उसके कमरे में भेज दिया था, जहां पर जाने के बाद रॉक्साना बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि इतना ज्यादा नशे में होने के बावजूद भी जोनाथन झूठ बोल पा रहा था। पर जैसा कि जोनाथन ने ये काम पहली बार नहीं करा होता, इसी वजह से वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, और बाद में रॉक्साना से बात करते हुए उसे किसी भी तरह से शिपमेंट की फाइल को लाने के लिए कहता है। इसके साथ साथ उसने रॉक्साना से ये भी कह दिया था कि सुबह होते ही रॉक्साना टेडी से कह दे कि जोनाथन इस डील को करने के लिए तैयार है, जिस बात पर रॉक्साना मान गई थी, और बाहर से जेन और बेसिल भी इस पूरे ऑपरेशन को रिमोटली कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अब इसके अगले दिन जोनाथन और टेडी एक साथ एक बिल्डिंग में जाते हैं, जहां पर टेडी बड़े कर्ज से अपने पेपर वर्क दिखाते हुए जोनाथन को बताता है कि जोनाथन जो भी पैसे उसकी चैरिटी में देगा वो उसको एज अ डोनेशन कंसीडर करेंगे, और कुछ पैसों को ऐसा दिखाया जाएगा जैसे उनकी मदद से कुछ कंपनी के शेयर खरीदे गए हों, और वो सारे के सारे शेयर मैथ्यू यानी कि जोनाथन के नाम पर होने वाले थे। फिर इसके 3 महीने बाद जोनाथन के पैसों को वाइट करके उसे वापस से लौटा दिया जाता, और जोनाथन और टेडी का पूरा काम हो जाता। ये सारी बातें बताने के बाद टेडी जोनाथन से पेमेंट करने के लिए कहता है, जिस बारे में सुनकर जोनाथन तुरंत ही अपने बैंक में कॉल लगाता है, पर असल में जो बंदा बैंक का एम्प्लॉय बन के उससे बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि रॉक्साना खुद थी। वो अभी ड्रामे करते हुए कहती है कि सर्वर के किसी इशू की वजह से पेमेंट 12 घंटे बाद ही पॉसिबल हो पाएगी, जिस बारे में सुनने के बाद जोनाथन 12 घंटे रुकने के लिए मान गया था, और उसने काफी ज्यादा खुश होकर जोनाथन को कहा था कि जब तक पैसे नहीं आते तब तक जोनाथन उनका एक वीआईपी मेहमान बनकर उनके साथ ही रहेगा। इसी बीच एलेजेंड्रो सैली को कॉल करके एक बहुत ही बुरी खबर देता है, जिसे सुनकर तो सैली का दिमाग भी खराब हो गया था। असल में एलेजेंड्रो को टेडी के लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी, और अगर एलेजेंड्रो को जल्दी से जल्दी उस शिपमेंट के पेपर नहीं मिलते तो उसे शिपमेंट को छोड़ना पड़ता, और अब उन पेपर को हासिल करने के लिए उसके पास सिर्फ 24 घंटे का ही समय बचा था।
इधर जब रॉक्सन और जोनाथन वापस मोटल में पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि टेडी का सबसे खास आदमी विक्टर जोनाथन के सारे सामान की तलाशी ले रहा था। जिस बात से खतरे को भांपकर जोनाथन रॉक्साना को बाहर घूमने के लिए राजी करता है और तब विक्टर खुद भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। अब उस दौरान समंदर के किनारे चलते चलते रॉक्साना चुपके से जोनाथन को टेडी के ऑफिस में रखे सेव का कोड देती है और साथ ही उसने ऑफिस में लगे हर एक कैमरा के सीरियल नंबर को भी दे दिया था, जिससे जोनाथन रात में टेडी के ऑफिस में जाकर उस फाइल को ला सकता था। पर अभी सबसे पहले उन्हें विक्टर से पीछा छुड़वाने की जरूरत थी। इसके लिए वो होटल में इंटीमेट होने का बहाना बनाकर होटल में जाने लग जाते हैं, जहां पर जाने से पहले ही जोनाथन ने विक्टर को बाहर रुकने के लिए कह दिया था और विक्टर भी उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखने के लिए मानते हुए बाहर ही रुक गया था। अब इसके बाद रात के समय में जोनाथन सबसे पहले तो बेसिल तक उन सीसीटीवी के सीरियल नंबर को पहुंचाता है, जिसके तुरंत बाद ही बेसिल ने अपनी हैकिंग स्किल का इस्तेमाल करके उन सीसीटीवी को डिसेबल कर दिया था और बाद में जोनाथन जैसे तैसे चुपके से टेडी के ऑफिस में जाने में कामयाब भी हो चुका था। तब ऑफिस में जाने पर वो लॉकर के पासवर्ड को उसमें डालता है, लेकिन लॉकर के अंदर मौजूद बैग को खोलते ही जोनाथन की सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि असल में वो बैग पूरी तरह से खाली था और उसमें कोई भी फाइल नहीं थी। इससे जोनाथन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी जोनाथन को टेडी के वहां पर आने की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद जोनाथन जल्दी से पास में ही छुप गया था और टेडी अंदर आकर कॉल पर किसी मिस्टर गिलबर्टो से बातें करते हुए उसे एलिजेंड्रो को रास्ते से हटाने, अपने आगे के प्लान और जोनाथन के पास से पैसे अब तक न आने का अपडेट देता है, जिस दौरान ऐसा लग रहा था जैसे कि गिलबर्टो टेडी का बहुत ही खास आदमी है। फिर इसके थोड़ी देर बाद जैसे तैसे जोनाथन वहां पर से मॉडल पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां पर वो रॉक्सेना की गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से उस पर गुस्सा भी कर रहा था। पर थोड़ी देर बाद वो रॉक्सेना से गिलबर्टो के बारे में पूछता है, लेकिन रॉक्सेना को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक टेडी उन्हें अपने साथ डिनर पर बुलाता है, जिस दौरान टेडी का वकील जुआन भी उसके साथ मौजूद था और उस समय पर टेडी कहीं न कहीं जोनाथन के ऊपर पैसा न आने की वजह से गुस्सा भी था। इस पर जोनाथन थोड़ी देर उसके और रॉक्सेना के साथ बातें करने के बाद बातों बातों में उससे बोल देता है कि असल में उसे पता है कि टेडी उसके पैसों के साथ क्या करने वाला है और जब तक उसे टेडी के बारे में सारी खबर नहीं मिल जाती तब तक वो टेडी को एक ढेला भी नहीं देने वाला। और क्योंकि माफिया वर्ल्ड में कहीं ना कहीं सारी डील इसी तरह से होती थी, इसीलिए टेडी को इस बात पर गुस्सा आने के बावजूद भी वो अपने गुस्से के घूंट को पी जाता है। लेकिन असल में जोनाथन तो ये सब बस इसी वजह से कर रहा था ताकि वो पैसे ट्रांसफर होने से पहले जैसे तैसे समय निकाल कर शिपमेंट की फाइल को हासिल कर सके, क्योंकि अगर टेडी के पास एक बार पैसे आ जाते तो वो अपने शिपमेंट को पहले ही छुड़वा लेता। अब वैसे फिलहाल के लिए टेडी तुरंत ही रॉक्साना और जुआन को उसके लॉकर के पास जाकर उसकी फाइल को चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जोनाथन के हाथ में कहीं से उसकी फाइल लग गई होगी। लेकिन जब जुआन और रॉक्साना जाकर टेडी के ऑफिस में चेक करते हैं तो वो फाइल वहीं पर रखी हुई थी। उस समय पर मौका पाकर रॉक्साना ने जुआन की नजरों से बचते हुए उस फाइल की फोटोकॉपी भी बना ली थी, जिसका मतलब साफ था कि कहीं न कहीं जोनाथन का प्लान कामयाब हुआ। इस तरह से उनकी एक मुसीबत खत्म हुई ही थी कि तभी अचानक से दूसरी शुरू हो जाती है, क्योंकि रिवर हाउस में मायरा को पता चल गया था कि जोनाथन ने अपने एक मिशन के दौरान $300 मिलियन एक क्रिमिनल से हासिल करे थे और अब मायरा किसी भी हालत में उन पैसों को अपने पास लाना चाहती थी। इसके लिए वो बेसिल से जाकर मिलती है, क्योंकि उनकी टीम में वही सबसे बेहतरीन हैकर था। लेकिन यहाँ पर बेसिल के सामने बड़ी दुविधा थी, क्योंकि उसको 1 या 2 घंटे के अंदर उन पैसों को टेडी के अकाउंट में डालना था, पर अब तब तक उसको पूरे पैसों को अपने पास रखना पड़ेगा जब तक वो मायरा को इस बात पर यकीन नहीं दिलवा देता कि उन पैसों को जोनाथन के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। इस बारे में सैली को पता चलने पर वो काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि अगर सुबह तक टेडी के अकाउंट में पैसे जमा नहीं करे जाते तो हो सकता था कि टेडी गुस्से में आकर जोनाथन को जान से मरवा दे। पर अभी बेसिल के पास कोई और रास्ता नहीं होता और फिलहाल के लिए उन सारे पैसों को अपने पास ही रखता है। ये सब की वजह से वही होता है जिसका डर था। टेडी अगले दिन शाम के समय में जोनाथन को अपने साथ एक चिप पर ले जाकर पीटना शुरू कर देता है, जिस दौरान वो ये भी जानने की कोशिश कर रहा था कि जोनाथन असल में कौन है और वो वहाँ पर आया क्यों है। इस पर जोनाथन तो अपनी बातों पर अड़ा रहता है और टेडी से कुछ घंटों का समय और मांगता है, क्योंकि जोनाथन को इस बात पर यकीन था कि किसी जरूरी रीजन की वजह से पैसे अब तक नहीं आए हैं और बेसिल जल्दी से जल्दी उस इशू को सॉल्व कर देगा। किस्मत से टेडी इस पर मान जाता है और थोड़ी ही देर में जोनाथन का ये तुक्का भी काम कर जाता है, क्योंकि शाम तक बेसिल ने मायरा को यकीन दिलवा दिया था कि जोनाथन के पैसों को उसके बिना हाथ नहीं लगाया जा सकता। इसी वजह से गुस्से में मायरा उस जगह पर से चली जाती है और बेसिल जल्दी ही उन पैसों को सैली के अकाउंट में डालकर सैली से टेडी को ट्रांसफर करवा देता है। इसकी वजह से जोनाथन की जान बच जाती है और टेडी अगले दिन उसे एक चर्च में ले जाकर उससे माफी भी मांगता है, क्योंकि पिछली रात उसने जोनाथन के ऊपर शक करके उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करा था। तब जोनाथन भी उसे माफ करने का दिखावा करता है, जिससे खुश होकर खाना खाते समय टेडी उसे अपने पिता रिचर्ड के बारे में बताता है कि कैसे वो उससे हर साल मिलने के लिए आते थे, पर अब उनकी मौत हो गई है। इस बारे में बताते बताते टेडी ने अनजाने में एक बहुत ही बड़े राज को भी रिवील कर दिया था, जिसे सुनकर तो जोनाथन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
असल में टेडी किसी वजह से अपने यंग लोगों की एक आर्मी बना रहा था, मगर क्यों, इस बारे में जब जोनाथन उससे जानने की कोशिश करता है तो टेडी उसे उस रीजन के बारे में कुछ भी नहीं बताता और वहाँ पर से कहीं पर जाने लग जाता है। तब जोनाथन ने भी बाद में उसका पीछा करने का फैसला करा था, लेकिन उससे पहले वो रेस्टोरेंट में जाकर रॉक्साना से मिलता है जो उस शिपमेंट के पेपर को लेकर आई थी। तब पेपर देने के साथ साथ वो इस बात को भी रिवील करती है कि असल में उसके पिता ने उसके बचपन में कुछ लोगों से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, जो लोग कोई और नहीं बल्कि खुद रिचर्ड के आदमी थे। और जब उसके पिता वो पैसे नहीं दे पाए तो रिचर्ड के लोग जबरदस्ती रॉक्साना को अपने साथ उठा कर ले आए। उसके बाद से ही रॉक्साना इस जगह पर फंसी पड़ी है और वो अब बस किसी भी हालत में इस जगह पर से निकलकर एक आजादी की जिंदगी जीना चाहती है। ये सारी बातें सुनने के बाद जोनाथन उसे आजाद करवाने का वादा करता है और अब तक कहीं ना कहीं जोनाथन और रॉक्साना एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए थे। उतने में ही उस रेस्टोरेंट में जोनाथन के बुलाने पर शैली भी पहुंच जाती है, जो जोनाथन से उन शिपमेंट के पेपर को ले लेती है। और फिर जोनाथन टेडी को ट्रैक करते हुए जंगलों के बीच बने एक सीक्रेट घर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर असल में टेडी गिलबर्टो से मिलने के लिए आया था। तब जोनाथन पास की झाड़ियों में छुपकर उन दोनों की बातों को ध्यान से सुनने लग जाता है, पर जैसे ही जोनाथन की नजर गिलबर्टो की शक्ल पर पड़ती है तो जोनाथन की फट के 4 से 64 हो जाती है। उस समय पर उसे अपनी आंखों के ऊपर भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी आंखें जिस आदमी को देख रही थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद रिचर्ड था, यानी कि वो दुश्मन जिसकी लाश जोनाथन ने 4 साल पहले अपनी आंखों से देखी थी, वही दुश्मन उसकी आंखों के सामने एक बार वापस से जिंदा खड़ा है। लेकिन आखिरकार ये कैसे हो सकता है? जोनाथन के दिमाग में ये सवाल लगातार गूंज रहा था। इसी वजह से वो तुरंत ही रिचर्ड की फोटो को खींचकर एंजेला को भेजता है, जो फिलहाल के लिए अपने घर में अपनी बेटी के साथ आराम से खेल रही थी। मगर रिचर्ड की फोटो को देखकर उसके चेहरे का रंग अचानक से उठ जाता है और फिर जब वो घबराहट में कांपते हुए हाथों से जोनाथन का भेजा हुआ अगला मैसेज देखती है तो उसमें बस एक छोटा सा सवाल लिखा था कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। कैरबिस की अगली सुबह पहली किरण के साथ जब रिचर्ड की आंखें खुलती हैं तो उस समय पर भी उसके कमरे की लाइट जल रही थी, जिसका मतलब साफ था कि उसके गुजरे हुए कल की यादें उसे चैन से सोने भी नहीं देती। इधर जोनाथन अभी भी छुपकर उस पूरे घर के ऊपर नजर रखे हुए था ताकि वो रिचर्ड और टेडी के इस बाप बेटी के खेल को समझ सके, पर बाहर से उसे सिर्फ इतना ही पता चला होता है कि रिचर्ड सच में जिंदा है। इसके कुछ ही देर में टेडी किसी जरूरी काम से सिटी की तरफ निकल जाता है और जोनाथन अपने हायर करे गए इन्वेस्टिगेटर मार्टिन को रिचर्ड पर नजर रखने के लिए छोड़कर खुद भी वहाँ पर से निकल जाता है। उस दौरान मार्टिन ने खुफिया जानकारी निकालने के लिए एक बेहद ही अजीब और खतरनाक दिमाग लगाता है और रिचर्ड के कंपाउंड की हिफाजत कर रहे शिकारी कुत्तों में से एक के गले के कॉलर पर एक छोटा सा माइक्रोफोन फिट कर देता है, जिससे अब जब भी वो कुत्ते रिचर्ड के आसपास होते तो मार्टिन रिचर्ड की सारी बातें सुन सकता था। उधर लंदन में मायरा को अब बेसिल पर शक होने लग गया था, जिसका मतलब साफ था कि बेसिल के पास अब दुश्मन का पर्दाफाश करने के लिए बहुत ही कम वक्त बचा है। फिलहाल के लिए बेसिल एक सीसीटीवी फुटेज को देख रहा था जिसमें मारिया चुपके से एडम यानी कि उस इंसान से मिल रही थी जो कहानी की शुरुआत में जेकब के साथ था। इवन उन लोगों के साथ में सैंडी भी होता है जो असल में पिछले पार्ट में जिंदा बच गया था और वो रिचर्ड का सबसे खास आदमी था। तो बेसिल बिना एक पल भी गवाए एडम को ढूंढकर उसके सामने पहुंच जाता है, जहाँ उससे थोड़ी सी दोस्ती करने के बाद वो उसके साथ ड्रिंक करते हुए नॉर्मली बातें करने लग गया था और एडम ने उसके साथ ड्रिंक करते समय अपने कॉन्फिडेंस की वजह से एक बहुत ही बड़ा सच उगल दिया था कि असल में उनका सारा का सारा काम ब्रिटिश सरकार के आशीर्वाद से ही चल रहा है ताकि कोलंबिया के अंदर तख्ता पलट करके वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करा जा सके। इन सभी बातों को सुनते सुनते बेसिल ने बड़ी होशियारी से एडम के फोन को चुरा लिया था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एडम के फोन से उसे कोई ना कोई बड़ा सबूत तो जरूर मिलेगा। इधर कोलंबिया के उसी खुफिया कंपाउंड में सैंडी पूरे 6 साल बाद पहली बार रिचर्ड के सामने आता है, जहां सैंडी बड़े गर्व से रिचर्ड को कुछ पेपर दिखा रहा था और उसने साफ बता दिया था कि अगर मारिया के साथ ये हथियारों की डील कंप्लीट हो गई तो रिचर्ड बिना किसी दिक्कत के यूके में जा सकता है। इस दौरान मार्टिन भी कुत्ते के माइक्रोफोन से सारी चीजें सुन रहा था और उसी समय पर रिचर्ड भी सैंडी को अपना पूरा प्लान समझाता है कि जैसे ही उनका हथियारों का शिपमेंट कोलंबिया में पहुंचेगा तो वो उसे कार्गो प्लेन में लोड कराकर अपनी एक टीम के पास पहुंचा देंगे, जिसके कुछ समय बाद ही पूरे देश में आपसी खून खराबा शुरू हो जाएगा और ब्रिटिश सरकार का काम बनने के बाद रिचर्ड अपने सारे कर्जों को उतारकर मारिया के सपोर्ट से टॉप सिक्योरिटी के साथ यूके में पहुंच जाएगा। इसके लिए रिचर्ड ने अपना नया पासपोर्ट भी तैयार करवा लिया होता है, जिसका मतलब कि कुल मिलाकर उनका हर एक चाल बीत चुका था और उनके रास्ते का आखिरी कांटा सिर्फ एलिजेंड्रो बचा था। वहीं दूसरी तरफ सैली को भी इस बारे में पता था कि एलिजेंड्रो की जान खतरे में है। इसी वजह से वो जैसे तैसे एलिजेंड्रो की लोकेशन तक पहुंचकर उसे एक सेफ हाउस की तरफ ले जाती है और वहीं दूसरी तरफ जोनाथन फिलहाल के लिए एयरपोर्ट पर अकेले एंजेला से मिलने के लिए आया होता है, जो जोनाथन के उस सवाल का जवाब देने के लिए सीधा उससे मिलने के लिए आ गई थी। तब एंजेला आखिरकार रोते हुए अपने सबसे बड़े गुनाह को कबूल करती है और बताती है कि जब वो सीरिया में रिचर्ड की लाश पहचानने के लिए गए थे तो उससे ठीक एक रात पहले रिचर्ड उसके होटल रूम में आया था, जहां उसने बताया था कि उसने अपने लेनदारों से बात कर ली है और उन्होंने उसे उसके कर्जे के पैसे चुकाने के लिए लंबा समय दे दिया है। पर ऐसा करने के लिए पहले रिचर्ड को जेल से निकलना बहुत जरूरी था, जिसके लिए वो एंजेला को ऑर्डर देता है कि एंजेला को रिचर्ड को सबके सामने मरा हुआ दिखाना पड़ेगा। जिस बात को सुनने के बाद तो एंजेला ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है। तब जाकर रिचर्ड उसे
उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देता है, जिसकी एकदम सही लोकेशन के बारे में रिचर्ड ने एंजेला को बता भी दिया था। और अगर उस समय पर एंजेला रिचर्ड की बात को नहीं मानती तो रिचर्ड के लोग एंजेला की बेटी को जान से मार देते। प्रेजेंट में इस बात को जानने के बाद जोनाथन का गुस्सा फट पड़ता है और वो चिल्लाते हुए एंजेला को बताता है कि रिचर्ड अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा है जो कोलंबिया की सरकारी हुकूमत को तबाह करने वाली है। इस बारे में और ज्यादा पता करने के लिए एंजेला जोनाथन से थोड़ा सा वक्त मांगती है, पर जोनाथन इस बात को अच्छे से जानता था कि अब बर्बाद करने के लिए उनके पास 1 सेकंड का वक्त भी नहीं बचा है। अब उसी शाम शेली एलिजेंड्रो को चुपके से एक होटल में जोनाथन से मिलवाने के लिए लाती है, जहां जोनाथन तुरंत ही एलिजेंड्रो के सामने वो सारे डॉक्यूमेंट रख देता है जिसमें पक्के सरकारी सबूत थे कि यूके की सरकार कोलंबिया में तख्ता पलट करने के लिए पैसा और हथियार सप्लाई कर रही है। उन सारे डॉक्यूमेंट को देखकर एलिजेंड्रो सीधा सुप्रीम कोर्ट की एक जस्टिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जो ये सब रोक सकती थी, लेकिन फिलहाल के लिए उसका फोन अनअवेलेबल बता रहा था। उसी वजह से एलिजेंड्रो तुरंत ही उस जस्टिस के पर्सनल असिस्टेंट को कॉल करके सारी डिटेल्स उसे दे देता है, लेकिन असल में यही एलिजेंड्रो की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वो असिस्टेंट बिक चुका था और उसने जल्दी ही ये सारी खबर टेडी तक पहुंचा दी थी। इसके कुछ ही देर बाद लंदन से बेसिल टेडी के शिपमेंट के रिकॉर्ड की फोटो भेजता है जो उसने एडम के ईमेल से चुराई थी और उन कागजों को देखते ही जोनाथन के होश उड़ चुके थे। असल में उस शिपमेंट के अंदर एक ऐसा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छुपा था जो एक झटके में पूरे शहर की बिजली और कम्युनिकेशन कनेक्शन को तबाह कर सकता है। और असल में ये डिवाइस एक ऐसे ट्रिगर की तरह था जिसे बनाया ही गया था ताकि कोलंबिया में एक भयानक सिविल वॉर की शुरुआत करवाई जा सके। अब जोनाथन इस सिविल वॉर को कैसे रोकेगा, जोनाथन के दिमाग में लगातार ये सवाल चल रहा था। और वहीं दूसरी तरफ टेडी एलिजेंड्रो के पुराने ठिकाने को पता करते हुए एलिजेंड्रो के पुराने ठिकाने पर पहुंच गया था, पर अब तक जैसा कि एलिजेंड्रो वहां पर से भाग चुका होता है तो इस बात को जानने के बाद तो टेडी के होश उड़ जाते हैं और अब टेडी को ये बात भी समझ आ जाती है कि उसकी टीम में से कोई ना कोई तो गद्दार है। इस वक्त उसका पूरा का पूरा शक सीधा रोक्साना के ऊपर जा रहा था। इसी वजह से वो वापस जाकर बेरहमी से रोक्साना को इंटेरोगेट करता है, जिस दौरान रोक्साना बार बार मना करते हुए बस वहाँ पर से निकलना चाहती थी क्योंकि अपने वादे के मुताबिक अब तक जोनाथन ने उसके लिए मियामी की फ्लाइट टिकट अरेंज करवा दी होती है। मगर टेडी को रोक्साना की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और उसी वजह से टेडी अब रोक्साना को अपने घर में ही कैद कर देता है। इसी बीच टेडी के पास रिचर्ड का कॉल आता है जो उससे जानना चाहता था कि उसने एलिजेंड्रो को जान से मार दिया या फिर नहीं। तब रिचर्ड के डर के मारे टेडी उससे झूठ बोलता है, पर रिचर्ड को टेडी के बिहेवियर की वजह से उसके झूठ पर शक हो चुका था, इसीलिए वो सीधा जुआन के पास कॉल करके उससे एलिजेंड्रो की मौत के बारे में सच्चाई पूछता है, जिस पर ना चाहते हुए भी जुआन को रिचर्ड को सच बताना पड़ता है कि अभी एलिजेंड्रो नहीं मरा है। जो सुनकर वैसे तो रिचर्ड गुस्सा करने लग गया था, पर जुआन ने उससे ये वादा भी करा था कि टेडी जल्दी ही सब कुछ संभाल लेगा। खैर अभी इंग्लैंड के लिए निकलने से पहले रिचर्ड सैंडी से उसके बेटे डैनी को ढूंढने के लिए भी कहता है क्योंकि वो आगे का जीवन अपने बेटे डैनी के साथ बिताना चाहता था और कहीं ना कहीं रिचर्ड की नजरों में डैनी की वैल्यू टेडी से ज्यादा थी। तब सैंडी भी इस पर मान जाता है और वहीं दूसरी तरफ जोनाथन फिलहाल के लिए एलिजेंड्रो को अपने साथ पार्लियामेंट की बिल्डिंग की तरफ लेकर जा रहा होता है क्योंकि जस्टिस के असिस्टेंट ने उन लोगों को कॉल करके कहा था कि जस्टिस उनसे वहीं पर मिलने वाली है, पर असल में ये असिस्टेंट का एक चाल था क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर टेडी के अंदर मौजूद थे, जिस बारे में जोनाथन को पता चलने में बहुत ज्यादा देर हो जाती है और उस समय तक एलिजेंड्रो अकेले ही अंदर जा चुका था। तब अंदर जाने पर एलिजेंड्रो को टेडी की पहचान का जनरल पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसे पीछे वाली गेट से बाहर निकालकर टेडी के आदमियों को सौंप देता है। किस्मत से उस दौरान जोनाथन की नजर भी उनके ऊपर पड़ गई थी, जिसकी वजह से वो एलिजेंड्रो को बचाने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देता है और टेडी के गुंडे एलिजेंड्रो को शहर से दूर एक सुनसान फैक्ट्री के पास लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर पहले से टेडी भी मौजूद था जिसने बिना कोई रहम दिखाए एलिजेंड्रो के खोपड़े में गोली उतार दी थी और फिर वो उस ड्राइवर को भी जान से मारने वाला था जो एलिजेंड्रो को गाड़ी में यहाँ पर लेकर आया था। तभी किस्मत से वहाँ पर जोनाथन पहुंचकर टेडी और उसके साथियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, जिस दौरान जोनाथन की शक्ल के ऊपर नजर पड़ते ही टेडी के होश उड़ गए थे और उसे समझ में चुका था कि मैथ्यू यानी कि जोनाथन कोई फाइनेंसर नहीं बल्कि एक धोखेबाज है। तब जोनाथन वहां पर से जैसे तैसे उस मासूम ड्राइवर को बचाकर एक गाड़ी का पीछा करने लग जाता है क्योंकि जोनाथन को पता चला था कि उस गाड़ी में टेडी का एक साथी रोक्साना को रिचर्ड के नए ठिकाने पर लेकर जा रहा था। वहां जाते ही जोनाथन ने पट से हेडशॉट मारकर उस आदमी का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो रोक्साना को बचाकर वहां पर से निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड के पास टेडी कॉल करके उसे बताता है कि उनका पूरा प्लान तबाह हो चुका है क्योंकि उनका नया इन्वेस्टर एक धोखेबाज था। ये बात सुनते ही गुस्से में रिचर्ड तुरंत ही उस इन्वेस्टर की फोटो मांगता है और जैसे ही वो फोटो फैक्स मशीन से बाहर आती है तो जोनाथन की शक्ल को देखकर रिचर्ड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिचर्ड के लिए ये तो वही बुरा सपना था जिसकी वजह से रिचर्ड इतने सालों से सही से सो भी नहीं पा रहा होता। और अभी रिचर्ड बिना एक पल भी गवाए सीधा मायरा को कॉल करके इस सब के बारे में बताता है और मायरा से जल्दी जोनाथन और उसके सभी साथियों को खत्म करवाने के लिए कहता है।
इसके कुछ समय बाद ही बेसिल को समझ में आ चुका था कि उनका खेल अब पकड़ा जा चुका है, इसीलिए वो बिना एक पल भी गवाए तुरंत ही ब्रिटेन से हमेशा के लिए भागने की तैयारी शुरू कर देता है, जिस बारे में उसने सैली को बताकर उसे भी भागने के लिए कहा था। लेकिन सैली तो अब भागने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं बेसिल तो फिलहाल के लिए अपना जोला झंडा टांगकर एयरपोर्ट पर पहुंच गया था, लेकिन प्लेन तक पहुंचने से पहले ही मारिया के साथी उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और मारिया उसे लगातार काफी देर तक टॉर्चर करती है। पर जब इतना टॉर्चर सहने के बाद भी बेसिल उसे कुछ नहीं बताता तो मायरा उसे खत्म करवा देती है। इधर रिचर्ड ने गुस्से में टेडी को अपने पास बुलवा लिया था, जहां टेडी उसको बताता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है क्योंकि एलिजेंड्रो मारा जा चुका है और जोनाथन अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। टेडी की बातों के हिसाब से उन लोगों का बस एक ही काम बचा था कि उन्हें अपने हथियारों और उस इक्विपमेंट को कैसे भी जंगलों में अपनी टीम के पास पहुंचाना था। लेकिन रिचर्ड इस बात को जानता था कि जब तक जोनाथन पेन इस खेल में जिंदा है तब तक उनका साम्राज्य किसी भी वक्त पर तबाह हो सकता है। उसी वक्त शहर से दूर रॉक्साना फिलहाल के लिए जोनाथन को अपने परिवार के पुराने घर लेकर चली गई थी, जहां पर उसके बाप को रिचर्ड के लोगों ने जान से मारा था और वो दोनों वहां पर आखिरी लड़ाई के लिए खुद को अंदर से तैयार कर रहे थे। तभी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर मार्टिन जोनाथन के फोन पर एक नया ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजता है, जिसको सुनने के बाद जोनाथन की तो एक तरह से चांदी हो गई थी और वो रिकॉर्डिंग सच में उसके काफी ज्यादा काम आ सकती थी। जोनाथन उसके बारे में रॉक्साना को बताने के बाद उसे ये बात भी बताता है कि बेसिल के पकड़े जाने की वजह से अब वो लोग सेफ नहीं है और अब जोनाथन इस पूरी लड़ाई में अपनी तरफ से अकेला बड़ा खिलाड़ी बचा है। इसका मतलब कि रॉक्साना अब अगर मियामी चली भी जाती है तो वहाँ पर वो सेफ नहीं रहेगी, जिस बात की वजह से ही वो जोनाथन के ऊपर गुस्सा करने लग गई थी और उसने गुस्से में फैसला कर लिया था कि आज के बाद वो जोनाथन से कोई भी मदद नहीं मांगेगी। इस पर जोनाथन उसे शांत करवाते हुए उसी घर में रुकने के लिए कहता है और वार्निंग देता है कि अगर उसने गुस्से में आकर कोई भी गलत कदम उठाया तो सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। मगर रॉक्साना तो जोनाथन से काफी ज्यादा नाराज थी, इसीलिए जोनाथन के जाते ही वो खुद जॉन को अपनी लोकेशन के बारे में बता देती है, क्योंकि अब वो भाग भाग कर अपनी जान को नहीं बचाना चाहती, इसीलिए बेहतर है कि वो वापस से उसी जगह पर चली जाए जहां पर से वो आई थी। इधर रिचर्ड पूरे कोलंबिया में जोनाथन को ढूंढ निकालने के लिए प्लान बना रहा था, पर तभी जोनाथन खुद ही टेडी के फोन पर कॉल करके रिचर्ड से बात करता है और रिचर्ड को उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में खाने पर बुलाता है। लेकिन यहाँ पर शर्त यही थी कि रिचर्ड को अकेले आना होगा। तब रिचर्ड भी इस पर मानकर वहाँ पर चला जाता है, जहाँ लंच के दौरान जोनाथन रिचर्ड को कहता है कि मुझे तुम्हारा पूरा प्लान पता चल चुका है, इसीलिए अब तुम चुपचाप सरेंडर कर दो, जिसके बदले में तुम्हें जेल में एक ऐशो आराम वाली जिंदगी मिलेगी, पर इसके साथ साथ तुम्हें सारे करप्ट ऑफिसर्स के नाम भी बताने पड़ेंगे। इस पर रिचर्ड जोर से हंसते हुए साफ मना कर देता है और खुद जोनाथन को बहुत सारे पैसों का ऑफर देके रॉक्साना को उसके हवाले करने के लिए कहता है, लेकिन जोनाथन ने भी उसके ऑफर के लिए मना कर दिया था और तब जोनाथन रिचर्ड को एक फोन देकर सुबह तक उसके ऑफर के बारे में सोचने के लिए कहता है और खुद वहाँ पर से चुपचाप चला जाता है। तब अपने कुछ लोगों को रिचर्ड ने जोनाथन के पीछे लगा दिया था, जिस बारे में जोनाथन को पता चलने पर वो एक गैस स्टेशन पर मार्टिन से मिलता है और उसकी मदद से अपने हुलिये को चेंज करके जैसे तैसे उन लोगों से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच सैली सीधा उस चीफ जस्टिस से कांटेक्ट करती है, जिससे एलिजेंड्रो अपनी मौत से पहले मिलना चाहता था और अभी सैली ने उसे तख्ता पलट के पूरे प्लान के बारे में बता दिया था। लेकिन अभी मासूम सैली इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जनरल और उसके सारे साथी चीफ जस्टिस के ऊपर कड़ी नजर रखे हुए थे। इधर टेडी के पास अचानक से जोनाथन की कॉल आती है, जो उसे पास में ही एक सुनसान जगह पर आने के लिए कहता है ताकि वो उसे रिचर्ड के असली कारनामों के बारे में बता सके। इस बात को सुनने के बाद टेडी भी गुस्से में सीधा जोनाथन की बताई गई लोकेशन पर पहुंच गया था, जहां असल में वही रिकॉर्डिंग चल रही थी जो मार्टिन ने जोनाथन को भेजी थी। उस रिकॉर्डिंग में रिचर्ड सैंडी के सामने टेडी का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि टेडी एक बेरहम, गवार और इस्तेमाल करके फेंकने वाला मारा है, जिसके साथ साथ उसने ये भी कहा था कि वो अपने असली बेटे डैनी के साथ अपने जीवन को बिताना चाहता है। ये सब सुनने के बाद तो टेडी के होश उड़ जाते हैं, जिस दौरान उसे पहले तो इस सब पर भरोसा नहीं होता और वो गुस्से में जोनाथन के ऊपर बंदूक तान देता है। तब जोनाथन उसे समझाता है कि रिचर्ड असल में सिर्फ उसका इस्तेमाल करके सीरिया के लोगों को $300 मिलियन देना चाहता है, जिससे रिचर्ड का पूरा कर्जा उतर जाएगा और जैसे ही कोलंबिया में सिविल वॉर शुरू होगा रिचर्ड पक्का टेडी को यहीं पर मरने के लिए छोड़कर अकेले यूके में भाग जाएगा। तब अपने ही बाप के इस भयानक धोखे को देखकर टेडी फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है, जो देखकर जोनाथन उसे गले लगाते हुए संभालता है और टेडी के थोड़ा सा शांत होने के बाद जोनाथन उसे एक लोकल चर्च के अंदर लेकर जाता है, जहां पर टेडी की बहन मौजूद थी और अपनी बहन से इतने साल के बाद मिलने के बाद टेडी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वहीं रिचर्ड फिलहाल के लिए रेस्टोरेंट वाली मीटिंग से काफी ज्यादा परेशान था कि तभी अपने घर पर आने के बाद उसकी नजर अपने डॉग के कॉलर पर मौजूद माइक्रोफोन के ऊपर पड़ जाती है, जिससे गुस्से में आकर रिचर्ड अपने सारे साथियों से पूरे के पूरे एरिया को स्कैन करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि उनकी बातों को सुनने वाला इंसान आसपास के जंगल में ही छुपा होगा। अभी मार्टिन को इस बारे में पता चलते ही वो जैसे तैसे अपनी गाड़ी तक पहुँचता है, जिस दौरान रिचर्ड के लोग उसके ऊपर गोलियां भी चला रहे थे, लेकिन मार्टिन वहाँ पर से भागने में कामयाब हो गया था। इससे रिचर्ड इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसने तो
तो अपने कुत्तों को गोली मारकर खत्म ही कर दिया था। और वहीं पोर्ट पर टेडी जोनाथन को बताता है कि वो हथियारों को ट्रक के जरिए देश के अंदर ले जाएंगे और फिर वहाँ पर से उन्हें पैराशूट के जरिए ड्रॉप किया जाएगा। इसका मतलब कि टेडी के पास अब तक वो शिपमेंट पहुंच चुका था, लेकिन अब टेडी बस रिचर्ड के साथ वफादार होने का नाटक कर रहा था ताकि रिचर्ड को उसके ऊपर शक न हो। फिर इसके कुछ घंटों के सफर के बाद टेडी सीधा जनरल से जाकर मिलता है और रिचर्ड के प्लान के मुताबिक अपने कार्गो को एक प्राइवेट प्लेन में लोड करवा देता है। फिर जब टेडी रिचर्ड के घर में पहुंचता है तो रिचर्ड उससे गुस्से में पूछता है कि उसका फोन बंद क्यों था, लेकिन टेडी ने तो इस बात पर शांति से झूठ बोल दिया था। और रिचर्ड के सारे गार्ड अभी भी पूरे घर को चेक करने में लगे हुए थे, क्योंकि हो सकता था कि उनके घर में रिचर्ड के ऊपर नजर रखने के लिए और भी चीजें मौजूद हों। इस दौरान टेडी तो शांति से सीधा ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर उसे रिचर्ड के पर्सनल डेस्क की चाबी मिलती है और उस चाबी से रिचर्ड के दराज को खोलने पर उसके अंदर टेडी को यूके का पासपोर्ट, इंग्लैंड के प्रॉपर्टी डीलर का एक ब्रोशर और रिचर्ड के दूसरे बेटे डैनी की तस्वीरें मिलती हैं, जो पहले से ही इंग्लैंड में था। इन सभी चीजों को देखने के बाद टेडी को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि जोनाथन ने जो कुछ कहा था वो सब कुछ सच था। इसी वजह से टेडी तुरंत ही जनरल के प्लेन की सारी फोटोग्राफ जोनाथन को फॉरवर्ड कर देता है और वहीं अब तक जॉन भी रॉक्साना को रिचर्ड के सामने लेकर आ जाता है। उस दौरान रॉक्साना को देखते ही रिचर्ड के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान आया था और उसने फैसला कर लिया था कि वो रॉक्साना की मदद से जोनाथन को खत्म कर देगा। इधर अब तक उस कार्गो वाले प्लेन को उड़ने की सरकारी क्लियरेंस मिल जाती है, जिस बारे में शैली को पता चलने पर वो प्लान बनाने लगती है ताकि अचानक से उस प्लेन की लैंडिंग लोकेशन को चेंज कर दिया जाए और कोलंबिया के आतंकियों के पास एक भी हथियार पहुंचे ही ना। इसके लिए सैली फोन पर बड़े अफसरों से कोऑर्डिनेट कर रही थी और उधर जोनाथन और मार्टिन प्लेन का पीछा कर रहे थे। तभी अचानक जोनाथन के फोन पर रॉक्साना की कॉल आती है, जो उसे रोते हुए कहती है कि रिचर्ड के गुंडों ने उसे ढूंढ लिया था और वो एक बस में बैठकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग निकली है। ये बात सुनते ही जोनाथन पहले उसकी मदद करने का फैसला करता है, जिसके लिए वो मार्टिन के साथ रॉक्साना की बताई गई एक पार्किंग के पास पहुंच गया था। और वहीं दूसरी तरफ टेडी फिलहाल के लिए जॉन के साथ एक दूसरे जरूरी काम से जा रहा था। तो बातों बातों में जॉन उसे रिचर्ड के जोनाथन को मारने के प्लान के बारे में बता देता है, जिसे सुनते ही टेडी थोड़ा सा परेशान होने लग जाता है और अभी टॉयलेट का बहाना बनाकर गाड़ी को रोक के जोनाथन को कॉल करके सब कुछ बता देता है। लेकिन टेडी की इस हरकत की वजह से जॉन को टेडी के ऊपर शक हो गया था, जिसकी वजह से वो टेडी से उसका फोन चेक करने के लिए मांगता है और अभी ना चाहते हुए भी टेडी को खुद को बचाने के लिए जॉन को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाना पड़ता है। इधर पार्किंग लॉट में जब रॉक्साना बातों ही बातों में जोनाथन से उसकी असली लोकेशन पूछने की कोशिश करती है, तब जोनाथन जानबूझकर उसे एक गलत गाड़ी की लोकेशन बताता है, जिसके अगले ही पल रिचर्ड के काफी सारे शूटरों ने अचानक निकलकर गाड़ी को गोलियों से छल्ली कर दिया था। तो किस्मत से जोनाथन और मार्टिन की जान बच तो जाती है और रॉक्साना भी उन्हें दूसरी गाड़ी में देख लेती है, पर अपने असली चेहरे को दिखाने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक बार वापस से जोनाथन को मारने की कोशिश करे। असल में रॉक्साना के इस काम के बदले रिचर्ड ने उसको मियामी भेजने का वादा कर दिया था, पर भी जोनाथन के भागने की वजह से रिचर्ड को इस बात पर गुस्सा आता है और तभी मायरा रिचर्ड को कांटेक्ट करके कहती है कि जब तक जोनाथन पाइन का खेल खत्म नहीं हो जाता तब तक उन्हें इस पूरे ऑपरेशन को रोक देना चाहिए। लेकिन रिचर्ड तो इस ऑपरेशन को किसी भी हालत में नहीं रोकना चाहता था। इसी वजह से वो मायरा को धमकी देता है कि अगर जोनाथन की वजह से ये मिशन तबाह हुआ तो वो पूरी दुनिया के सामने बता देगा कि रेक्स के खून के पीछे मायरा का हाथ था। अब तक रॉक्साना भी रिचर्ड के बेस पर वापस आ गई थी, मगर रिचर्ड को रॉक्साना के ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं होता और उसे शक था कि रॉक्साना पीठ पीछे उन्हीं के खिलाफ काम कर रही थी। लेकिन रॉक्साना इस बात पर चिढ़ जाती है और रिचर्ड को बताती है कि इस बार उसने उसे धोखा नहीं दिया है, जिस दौरान उसकी आंखों में सच्चाई को देखकर रिचर्ड को भी इन बातों पर भरोसा हो चुका था। अब वैसे इस समय तक टेडी के पास जोनाथन भी पहुंच जाता है, जहां पर वो दोनों सबसे पहले जॉन की बॉडी को ठिकाने लगाते हैं और बाद में जोनाथन एक ऐसा प्लान बनाता है जिससे रिचर्ड के आतंकी लोग रिचर्ड को ही खत्म कर देते। असल में कोलंबिया के जंगलों के बीच में टेडी जब आतंकी कैंप में पहुंचता है तो वो उन लोगों के सामने जोनाथन को एक कैदी की तरह पेश करता है और उसके रिचर्ड के साथ की मीटिंग के दौरान की फोटो दिखाते हुए कहता है कि जोनाथन असल में रिचर्ड के साथ काम कर रहा है, क्योंकि रिचर्ड को MI6 वालों ने पकड़ लिया था और रिचर्ड की जान बख्शने के बदले में वो बस उससे उसके बाकी सारे साथियों को खत्म करवाना चाहते हैं। इन सभी चीजों के ऊपर यकीन दिलाने के लिए टेडी ने उनको ये बात भी कह दी थी कि असल में यहाँ पर जो कार्गो आने वाला है उसमें कोई हथियार नहीं बल्कि बहुत सारे स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज होंगे जो बाहर निकलते ही उन सभी आतंकवादियों को खत्म कर देंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद आतंकवादियों का लीडर जोनाथन को बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करता है, जिस दौरान जोनाथन भी लगातार सिर्फ यही चीजें बोले जा रहा था और अब ना चाहते हुए भी उन आतंकवादियों को टेडी की इस बात पर भरोसा हो चुका था। वहीं अब तक एंजेला को भी इस बारे में पता चल चुका था कि बेसिल की मौत हो चुकी है। इसी वजह से वो जोनाथन की मदद करने के लिए सैंडी को ब्लैकमेल करती है और उससे रिचर्ड और मायरा के रिलेशन के सारे सबूत हासिल कर लेती है। उन सभी सबूतों को लेकर वो सीधा मायरा के सामने पहुंचकर उसे सुनाने लग गई थी और उसने मायरा के सामने साफ कर दिया था कि अगर मायरा अपनी बची कुची इज्जत को बचाना चाहती है तो उसे अब रिचर्ड का साथ देना बंद करना पड़ेगा और साथ ही अगले ही दिन वो अपनी पोस्ट से रिजाइन देकर चुपचाप यहाँ पर से निकल जाएगी। तो मायरा को डरते हुए इस बात को मानना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ जंगल में फिलहाल के लिए चीजें और ज्यादा भयानक चल रही थी, क्योंकि जैसे ही रिचर्ड वहाँ पर पहुँचता है वैसे ही सारी आतंकी उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं।
तब रिचर्ड उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वो उन लोगों को धोखा नहीं दे रहा है, जिस बात पर शुरुआत में तो आतंकवादियों को भरोसा नहीं होता और वो रिचर्ड के सामने जोनाथन को लेकर आ जाते हैं। इस दौरान एक समय ऐसा भी आता है जब आतंकवादियों के लीडर ने टेडी से रिचर्ड को खत्म करने के लिए कह दिया था और टेडी ने रिचर्ड के ऊपर बंदूक भी तान दी थी, मगर रिचर्ड को हमेशा से अपना आइडल मानने की वजह से वो रिचर्ड को खत्म नहीं कर पाता। उसी समय रिचर्ड को एक ऐसी कॉल आती है जिसने जोनाथन के पूरे खेल को एक झटके में पलट दिया था। तब रिचर्ड हंसते हुए जोनाथन को बताता है कि असल में उसने शैली की मदद से जिस प्लेन के रास्ते को बदला था उसमें कोई हथियार नहीं बल्कि एक झूलता हुआ गुलाब का फूल है और वो हथियार वाला प्लेन तो जल्दी ही यहाँ पर पहुँचने वाला है। रिचर्ड ने इस बार जोनाथन की चालाकियों से बचने के लिए ये तरीका पहले से ही अपनाया था, मगर उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जोनाथन टेडी को भी अपने साथ कर लेगा। इसी बात से गुस्से में आकर रिचर्ड बिना एक पल भी गवाए सीधा टेडी को गोली मारकर खत्म कर देता है, जिसके अगले ही पल वहाँ पर प्लेन भी पहुँच गया था और आतंकवादियों को वो घातक हथियार भी मिल चुके थे जिनकी मदद से अब कोलंबिया का तख्ता पलट होने वाला था। इधर शैली फिलहाल के लिए उस प्लेन को पकड़ने के लिए जस्टिस के साथ एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई थी, लेकिन जब वो शिपमेंट के अंदर एक झूलते हुए गुलाब को देखते हैं तो वहाँ पर शैली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड फिलहाल के लिए जोनाथन को जान से मारने वाला था, पर तभी अचानक वहां पर मार्टिन पहुंचकर जैसे तैसे उन लोगों का ध्यान भटकाता है और जोनाथन को अपनी गाड़ी में बिठाकर उस अंधेरे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाता है। पर यहाँ पर किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि रिचर्ड के लोग चारों तरफ फैले हुए थे, जिसकी वजह से जोनाथन को जल्दी ही गाड़ी से उतरकर जंगल के अंदर भागना पड़ता है और उसी बीच रिचर्ड के लोग मार्टिन की गाड़ी को घेर कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इन सब चीजों की वजह से जोनाथन पूरी तरह से टूट चुका था और जोनाथन का प्लान फेल हो जाने की वजह से दूसरी तरफ लंदन में एंजेला के ऊपर भी बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, क्योंकि मारिया जैसे तैसे अपने साथियों की मदद से उसके सेफ हाउस की लोकेशन को ढूंढ निकालती है और एंजेला की छोटी बेटी के सामने ही एंजेला को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके साथ ही कहानी वहाँ पर से कुछ हफ्तों आगे आती है जहाँ पर रिचर्ड आराम से इंग्लैंड में पहुँच चुका था और उसने अपने बेटे डैनी को भी ढूंढ लिया था। तब डैनी उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ घूमने के लिए निकल पड़ता है। इस दौरान रेडियो पर एक सरकारी रिपोर्ट चल रही थी कि कैसे कोलंबिया इस वक्त एक सिविल वॉर की आग में जल रहा है और हजारों मासूम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उसको सुनने के बाद रिचर्ड बिना किसी डर या फिर पछतावे के उस रेडियो ब्रॉडकास्ट को बंद कर देता है और गाड़ी में म्यूजिक चला देता है ताकि उस संगीत के शोर में बाहर चल रही उस पूरी तबाही की चीखें हमेशा के लिए दफन हो जाएं। अब आपको क्या लगता है, क्या जोनाथन जिंदा बचा होगा? क्या वो वापस से रिचर्ड को रोकने के लिए आएगा? अगर हाँ, तो रिचर्ड को रोकने के लिए इस बार किस किस को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? माफ करना, इस सीरीज के यहीं पर खत्म होने की वजह से मैं इन सवालों के जवाब अभी आपको नहीं दे सकता, पर मैं वादा करता हूँ जैसे ही इसका थर्ड सीजन आएगा वैसे ही मैं इसके थर्ड सीजन को अपने चैनल पर जरूर लेकर आऊंगा। पर क्या मुझे इसके थर्ड सीजन की रिलीज होने पर उसे अपने चैनल पर लेकर आना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताना। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।